good afternoon, friends. We are going to discuss the chapter number 9, New Empires and Kingdoms. टाइटल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा. न्यू एम्पायर्स, डैट मीन्स जो हम लोग पहले एम्पायर पढ़े थे उसके अलावा जो एम्पायर्स डेवलप हो रहा था एंड देयर किंगडम्स. सो लेट्स सी व्हाट अरविंद इज सेइंग. अरविंद प्लेज अ किंग. Arvind has been chosen to act as a king. In the school play, he had expected to march solemnly in splendid robes to Twill. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. In this, it is saying that twirls his mustache and wielded the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king. Who was that? He wondered. देखिए किस तरीके से एक अनेक्डोट तैयार किया गया है, कहानी, एंड द कहानी इज रिफ्लेक्टिंग हु इज़ दैट पर्सन. तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है और इस तरीके से ये एक जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इज समटाइम्स यूज्ड इन एसे राइटिंग्स दैट यू स्पीक अबाउट द फीचर्स ऑफ द पार्टिकुलर थिंग एंड दैट गिव्स यू द मीनिंग. तो ये आइडियाज़ आप सीख सकते हैं कहीं ना कहीं एनेक्डोट के रूप में, जो आपको ऐसे लिखने में सहायता करेगा. तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. प्रशस्तिज एंड व्हाट दे टेल अस. प्रशस्ति क्या होता है और वो क्या बतलाते हैं हमें. तो आगे बढ़ते हैं. Arvind was supposed to act as Samudragupta, the famous ruler and a dynasty known as Guptas. We also know about Samudragupta from the long inscriptions inscribed in the Sokan pillars at Allahabad. कहाँ पर, किस पिलर में इंस्क्राइब्ड है? तो अलाहाबाद पिलर में. वो कहाँ पर है? अशोकन पिलर के, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट अलाहाबाद. ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है. सो इसको ये समझने की कोशिश करिएगा कि कोई क्वेश्चन क्यों यूपीएससी या बीपीएससी उठा रही है. देयर इज़ अ रीज़न क्या है कि डैट इज़ हैविंग समथिंग दैट, किस तरीके से हिस्ट्री, उस समय का सोसाइटी, उस समय की मान्यताएं काम कर रही हैं, जिसका आज के अनुसार कुछ रेलेवेंसी है. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में पूछा जा चुका है. इट वॉज कम्पोज्ड एज ए काव्य by Harisena, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. पोएट ये क्या है? मिनिस्टर भी हैं और पोएट भी हैं. किनके राज में, किनके कोर्ट में? समुद्रगुप्ता के कोर्ट में. कौन है? तो हरिसेना. तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग द प्रीलिम्स. सो कीप दिस इन माइंड. दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ. प्रशस्ति गायन आपने सुना होगा. While प्रशस्ति were composed for some of the rulers you read in chapter 8, such as गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो सातवाहन वंश के थे. They became far more important from the time of Guptas. ये प्रशस्ति में उन गुप्ता से भी ज़्यादा आगे निकल गए थे. आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में क्या चर्चा किया गया. लेट अस सी द समुद्रगुप्ता प्रशस्ति, व्हाट इट टेल्स अस. द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स. किस टाइप्स के? एज ए वॉरियर. दूसरा, won the victories in the battle and who was learned and best of the poets. तीसरा, पोएट के बारे में. चौथा, learned के बारे में. he was knowledgeable. he was also described as equal to gods. समझिए, भगवान के बराबर इनकी तुलना हो रही है, प्रशस्ति हो रही है. राजा इज बीइंग सीन एज गॉड. द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस. हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस. देखते हैं कि किस तरीके से इनकी प्रशस्ति की गई है. अब देखिए. समुद्रगुप्ता द वॉरियर, हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड with plenteous of beauty, of marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spears, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelin, barbed arrows, long arrows and many other weapons. ये दिखाना चाह रहा है कि जो युद्ध में उनकी शरीर में कितनी वेदनाएं की गई है, जिसका प्रतिबिंब आप उनके शरीर पे हुए छाया से पहचान सकते हैं.
आगे हम लोग बढ़ते हैं. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ 7 पेज नंबर 87, यू विल notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along with the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on information provided in Prasasti. Harisena described 4 different kinds of rulers and tell us about Samudragupta policy towards them. ये 4 प्रकार के राजाओं के बारे में इन्होंने चर्चा किया है हरिसेना ने, और उसमें समुद्रगुप्त के जो स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं. चलिए आइए हम लोग देखते हैं उन चारों पॉलिसीज़ के बारे में. द रूलर्स ऑफ आर्यावर्ता, द एरिया शेडेड इन ग्रीन on map here. There were 9 rulers who were uprooted, and their kingdoms were made a part of Samudragupta empire. That means victory का ये प्रशस्ति है. आगे देखते हैं. expansion of region भी कह सकते हैं. The rulers of Dakshin Panth, there were 12 rulers, some of whose capitals were marked with red map dots. They surrendered to Samudragupta after being defeated, and then he allowed them to rule again. यहाँ पे दया, क्षमा की भी बात का बोध है. तीसरा, द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल्स, नेपाल एंड ए नंबर ऑफ गाना संघा इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क इन पर्पल ऑन द मैप. दे ब्रॉट द ट्रिब्यूट फॉलोड बाई हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट. ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कितना उनके बात को फॉलो किया जा रहा था. फोर्थ एंड लास्ट, द रूलर्स of outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendants of Kusans and Sakas and the rulers of Sri Lanka who submitted him to offer doubters in. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Doubters in the marriage. That means political marriage is also taking place. कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मैरिजेज है जो मुग़ल टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा था. आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जो मैप है, मैप का रीडिंग कर लेते हैं एक बार. सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड किंगडम्स ऑफ दैट टाइम. देखिए थानेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थानेसर दिल्ली के पास में है. आगे बढ़ते हैं. मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्रा, नालंदा, उज्जैन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. भरूच, वल्लभी जैन के लिए बहुत ज़्यादा. सतवाहना, अजंता, बे ऑफ बंगाल. देखिए यही इसी चीज़ की चर्चा कर रहा था. सिटीज़ कॉन्कर्ड बाय द गुप्तास. देख रहे हैं पूरा ईस्टर्न कोस्ट में किस तरीके से कोस्टल एरियाज़ में वो किया गया है. होल चालुक्य, कर्नाटका, अमरावती, आंध्र प्रदेश, पल्लवा, ये आपका कांचीपुरम, मदुरै के पास चेन्नई को का नाम, जिसका कांचीपुरम में कर दिया गया था. यह है पहले कांचीपुरम था, बाद में चेन्नई हुआ था. महाबलीपुरम, अरैकुमोडी, पडिचेरी के पास. पुहर, ए पोर्ट सिटी, चोला पीरियड. मदुरै, चेरा, पांड्या. तो ये तीनों, चोला, चेरा, पांड्या, इन तीनों का एक अलग ही कंट्रीब्यूशन था इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एरिया, साउथ डेक्कन. आगे हम लोग बढ़ते हैं. जेनोलॉजीज. विक्रम संवत कब आया था? तो 58 BC में. द एरा बिगनिंग इन द 58 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता II. याद रखिएगा, वहाँ पर एक चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य पीरियड में, यहाँ पर एक चंद्रगुप्त II है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. who had founded the marked victory over the Sakas and assumed the title of विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइटल है वो विक्रमादित्य का है. इन्होंने किसको हरा करके लिया था? साका को. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द इंसेस्ट्स ऑफ द रूलर. ये जो प्रशस्ति था वो उनके जो बिरादरी थी उनकी भी बहुत चर्चा करता था, रोमांटिसाइज करता था. दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्ता ग्रेट grandfather's father, mother, his mother, कुमारा देवी belong to the लिच्छवी गण. देखिए लिच्छवी गण की बिलोंग करती थी, जो उस समय हम लोग ने पढ़े थे जनपद. तो उस समय ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला था कि किस तरीके से जनपद में भी समूह हुआ करता था गणों का. तो ये लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी इनकी माँ. While his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Dhiraj. चंद्रगुप्त जो थे वो महाराज धीराज का टाइटल अडॉप्ट करते हैं. अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड. समुद्रगुप्त भी इस टाइटल को यूज़ किए हैं. हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर मेंशन सिंपली एज महाराजाज. मतलब कि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि समवेयर जो ये बड़े बड़े
ना कहीं नेम हैं, महाराज धीराज, महाराज, फिर से और महाराज धीराज, ये सब जितने भी आपको टाइटल्स दिख रहे हैं प्रशस्ति के, ये गुप्ता पीरियड में कहीं ना कहीं ज़्यादा इस्तेमाल मिल रहा है इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरेंज दिस टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराज धीराज, महाराजा। समुद्रगुप्ता in turns figures in the genealogies list of ancestors of latter rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins. Chandragupta II को किन चीज़ से हम लोग जान रहे हैं? Inscriptions and coins. That means he has documentized a lot many of his work on these evidences. He led to the expedition to Western India, where he overcame the last of the Saka, मतलब कि जो सका के लास्ट वंश थे उसको ये डिफीट करते हैं। According to the latter beliefs, his court was full of learned people. ये खुद लर्नेड थे, तो इनका जो कोर्ट था उसमें भी बहुत सारे, जिससे हम लोग अभी पिछले पढ़े थे कि हरिश्चंद्र वाज देयर एंड ए लॉट मेनी लर्नेड पोएट्स वर देयर हु वर मिनिस्टर्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं हर्षवर्धन और हरिश्चरित्र को, जो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। While we can learn about Gupta rulers from these inscriptions and coins, we can find out about some kings and biographies. देखते हैं वो biographies और kings क्या हैं। हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago was one such rulers. ये हर्षवर्धन जो है, ये कब की बात चल रही है? देखिए हिस्ट्री का मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट फीचर्स है टू नो अबाउट द फैक्ट्स एंड व्हाट इज़ दैट फैक्ट दैट इन टाइम पीरियड क्या है 1400 सेंचुरी, किनके बारे में बात किया जा रहा है? हर्षवर्धन है। कोर्ट में पोएट कौन है? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा है। सॉरी, आई वाज दैट टाइम आई वाज सेइंग दैट हर्षचरित्र इज रिटन बाय हिम एक्चुअली इन द फ्लो, आई टोल्ड दैट, सो सॉरी फॉर दैट। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, हर्षचरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट ने। हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी हर्षचरित्र इन संस्कृत। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन विच लैंग्वेज इट हैज़ बीन रिटन? इन संस्कृत। दैट मीन्स द बुक वॉज फॉर एलिट्स। This gives the genealogy of Ahasa and ends with becoming a king. Xuanzang, about whom you read in chapter 8, also spent a lot of time at Harsa courts and left a detailed account of what he saw. This means ये indicate कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो चंद्रगुप्त हर्षवर्धन का चंद्रगुप्ता पीरियड का जो कोर्ट है, जो सिचुएशन है, that is very much friendly for learned persons. आगे हम लोग बढ़ते हैं। हर्षा was not the eldest son of his father, but becoming the king of Thanesar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. देख रहे हैं किस तरीके से जो पॉलिटिक्स का नेचर है, जो रूलिंग गवर्नेंस का नेचर है, वो चेंज हो रहा है। कन्नौज के जो राजा हैं, इनके ब्रदर इन लॉ ही इज़ गेटिंग किल्ड बाय द रूलर ऑफ द बंगाल, मारे जाते हैं। हर्षा टूक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज। हर्ष जो है कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं बिकॉज ये गवर्नेंस एंड एट द सेम टाइम सिटीज़ डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था और इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और ये इनसे कन्क्वेस्ट करने के लिए चल पड़ते हैं। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कनकर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो, ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर। ये कहते हैं कि इस चीज़ का बदला इन्होंने इस तरीके से लिया कि बंगाल और बिहार के भी रीजन को जीता। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च टू द डेक्कन बट was stopped by the ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulkesin II. ये इन्होंने कोशिश किया कि अपनी प्रशस्ति और अपने राज का एक्सपेंशन साउथ इंडिया में भी करे, लेकिन नर्मदा रिवर क्रॉस करने से पहले इनके चालुक्य डायनेस्टी के पुलस्किन सेकंड जो हैं इनको एक बैरियर के रूप में चैलेंज देते हैं और यहाँ पर इनका जो ये सपना रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है इनके अनुसार। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि द पल्लवा चालुक्य एंड पुलस्किन प्रशस्ति, कैसे पल्लवा चालुक्य और
जो पुल्स्किन है, इन तीनों के बारे में रोमांटिसाइज किया गया है, इनकी प्रशस्ति को लिखा गया। द पल्लवाज एंड चालुक्यस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। वन साइड इधर तो हमें दिखा दिया गया हर्षवर्धन का पीरियड चल रहा है। इन साउथ इंडिया पल्लवाज एंड चालुक्यस आर ऑन दियर ट्रेंड of ruling. The kingdom of the Pallavas strayed from region around their capital Kanchipuram to Kaveri Delta. कांचीपुरम से देख रहे हैं ना, कांचीपुरम आपको चेन्नई के पास, चेन्नई का नाम कावेरी, आप चले जाइए डीप साउथ केरला। आगे क्या कह रहा है, while the that of the Chalukyas was center around the Raichur Doab between Krishna and Tungabhadra। तो ये कहाँ पर आपको रायचूर दोआब वगैरह कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, डैट मीन्स द रीजन ऑफ कर्नाटका वेयर ऑल्सो वन ऑफ द फर्टाइल लैंड बट द मोस्ट फर्टाइल लैंड वाज ऑफ कावेरी। तो इन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, पल्लवा एंड चालुक्य। ऐहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य, ऐहोल कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो ये कैपिटल होता है चालुक्य का, वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विथ द नंबर ऑफ टेम्पल्स। ये किस टाइप से डेवलप हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि ऐहोल वाज आल्सो टेम्पल सिटी एंड कह सकते हैं, या रिलीजियस सेंटर विथ ट्रेडिंग सेंटर। यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको समझना चाहिए कि जो सिटी डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय जिनमें जनरली सिटीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता था रिलीजियस सिटीज़ का, और एट द सेम टाइम दिज रिलीजियस सिटीज़ वर ऑल्सो बिकमिंग द ट्रेड सेंटर्स, बिकॉज जो रिलीजियस प्रोडक्ट्स की जो बिक्री होती थी ज़्यादा होती थी। तो आप इन चीज़ों को भी समझिएगा कि हाउ द सिटी फॉर्मेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ डिमांड वाज देयर एट दैट टाइम एंड हाउ दोज मार्केट सिस्टम वाज बीइंग फुलफिल्ड एज मार्केट बिहेवियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकेंड। चालुक्य का बेस्ट रूलर कौन है यहाँ पे प्रशस्ति के रूप में जिनको जाना जा रहा है, तो पुलकेशिन सेकेंड है। We know about him from the प्रशस्ति composed by his poet रवि कीर्ति। ये क्वेश्चन बीपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा कि पुलकेशिन के बारे में कौन जो हैं वो लिखते हैं, उनके प्रशस्ति के बारे में, तो रवि कीर्ति। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स हु आर ट्रैक्ड बैक थ्रू 4 generations फ्रॉम द फादर टू सन। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। ये किन से, पुलकेशिन किन से अपना ये किंगडम मिलता है इनको, तो इनके अंकल से। अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति ही लेड एक्सपेडिशंस अलॉन्ग विद द वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट। मतलब दोनों साइड में ये अपने उसको भेज रहे हैं कि जहाँ तक राज्य को एक्सपेंड किया जाए। बिसाइड्स ही चेक द एडवांसेस ऑफ हर्षा, और साथ ही हर्षा के भी एक्सपेंशन को चेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि कहीं हर्षा हमारे साइड तो ना आ जाए। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले of words in the poem. Harsha means happiness. The poet says that after this defeat Harsha was no longer Harsha। देखिए क्या बात है, डिफीट के बाद इन्होंने लिखा है, जो लिखने वालों ने हैं, जिस तरीके से इन्होंने प्रशस्ति करते करते बहुत बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पर वहीं पर ये भी कह देते हैं कि आफ्टर द डिफीट हर्षा इज़ नॉट हर्षा, मतलब ही इज़ नॉट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू हिज नेम। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड पल्लवा किंग who took shelter behind the walls of Kanchipuram। ये कहाँ पर, तो चेन्नई के पास छिपते हैं। बट चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। चालुक्य का जो विक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। अल्टीमेटली बोथ पल्लवास एंड चालुक्य गेव वे टू द न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड चोला। अब ये राष्ट्रकूटा और चोला को जो हैं न्यू डायनेस्टी के रूप में आ रहे हैं। डैट मीन्स समवेयर वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द मिडाइवल पीरियड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं हाउ वर दिस किंग्स एडमिनिस्टर्ड। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो राज्य था, किंगडम था, वो कैसे एडमिनिस्टर हुआ करता था, लॉजिस्टिकली, सोशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ऑन गवर्नेंस बेसिस। तो हम देखते हैं इनको कैसे किया जाता था। एज इन द केस ऑफ द अर्लियर किंग्स लैंड रेवेन्यू रिमेंड इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रूलर्स किंग, क्योंकि किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए रेवेन्यू प्लस पीपल दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रेवेन्यू जो है रिमेन इम्पॉर्टेंट एंड विलेजेस रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली हमारा देश स्टार्टिंग से ही रूरल सेंट्रिक रहा है। There were some new developments as well. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically or socially.
और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि समवेयर दिस वाज द स्ट्रेटजी कि दोज हु आर हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, बी इट सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री, उनको राजा जो है अपने साथ रखना चाहता था ताकि पावर का सही एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर नाउ हेरिडेटरी। जो कुछ पोस्ट थे जैसे रेवेन्यू, मिलिट्री, ये सब क्या थे, हो गए हेरिडेटरी हो गए। दिस मीन्स दैट द सन सक्सीडेड द फादर्स ऑफ टू दिस पोस्ट। हेरिडेटरी का मतलब ही ये होता है कि जो हायरार्की है ब्लड लिनेज का, वो उसके साथ चलता जाए, जो भी है पावर, पोजीशन, टाइटल, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल द पोएट हरीश सेना वाज अ महादंडा नायका, द चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया कि हिज फादर वाज गिवन द पोस्ट ऑफ अ जज, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, एंड दैट मीन्स द पोस्ट ऑफ जुडिशरी बिकेम हायरार्किकल। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस, जिस तरीके से आज होता है कि एक ही जो ऑफिसर है या एक ही जो मिनिस्टर है बहुत सारे पोर्टफोलियो दिया जाता है। इन द सेम वे वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। फॉर इंस्टेंस, besides being a Mahadanda Nayaka, Harisena was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and Sandhi Vigaharika means minister of war and peace. Vigrah, संधि एंड विग्रह। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, डैट मीन्स पीस। विग्रह मतलब विच्छेद करना, डैट मीन्स वार। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिसाइड इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या इंडिकेशन करना चाह रहा है? ये इंडिकेशन कर रहा है कि समवेयर द मेन वर बी गिवन मच मोर इंपॉर्टेंस इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन कंपेरिजन टू द वुमेन। दैट मीन्स द division of male and female can clearly be seen evidently, and that was obvious. These included Nagara Sreshti, chief banker or merchant of the city, the Sarthavaha or leader of the merchant karmas, the Prathama Kulika or chief craftsman, and the head of Kayasthas subscribes. तो ये किस तरीके से दिखाना चाह रहा है कि मेन वर होल्डिंग इम्पॉर्टेंट पोजीशंस एट लीडिंग पॉइंट्स। तो दिस इज़ द थिंग वेयर यू कैन understand that what kind of society will be there when men were given the positions. That means somewhere patriarchy and patriarchal nature of positions has been made. हम लोग आगे बढ़ते हैं। These policies were reasonably effective, but sooner or later the powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. ये इस कंटेक्स्ट में दिखाना चाह रहा है कि जिस तरीके से जो राजा की माइंडसेट था, अजम्पशंस था कि समवेयर दे वर वांटिंग टू स्टे विद द पावरफुल पीपल, एंड दिस मैन बिकम वेरी मच पावरफुल इंडिविजुअली दैट दे स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन किंगडम्स, एंड दैट वाज इंडिपेंडेंट. So next, coming to the new kingdom of army, like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. That means infantry की बात की जा रही है कि that time also infantry was there. Idea of infantry was there. Besides, there were military leaders who provided the kings with troops whenever he needed. They were not paid regular salaries. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि they were not paid regular salaries because whenever they were in the need of that thing, they used to establish those armies. आगे हम लोग बढ़ते हैं. Instead of some of them received grants of lands, कुछ जो उसमें पावरफुल थे उनको grants of land भी मिलता था. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers, horses and provided equipments for warfare. ये क्या कहा जा रहा है? Horses were becoming, एक समय में आपने देखा होगा कि जब ये हर एक वंश चल रहा था तो वहाँ पर we find that a lot many elephants were being trained. Here horses is in trend of warfare. These men were known as Samantas, where the ruler was weak. Samantas tried to become independent. ये जो रूलर थे उनके जस्ट नीचे रहता था समंता, because they were very much powerful with this capacity of warfare strategy and at the same time capital and land. एंड जहाँ पर ही किंग देखते थे कि ये कमज़ोर पड़ रहा है तब तक ये समानता अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में शो करने लगते थे. असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम्स, किस टाइप के असेंबलीज हुआ करता था? लेट्स सी. द इंस्क्रिप्शन ऑफ अल्लावाज मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज हुआ करता था जिस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रेजेंट डेमोक्रेसी में ग्राम पंचायत हुआ करता है.
ग्राम सभाएं हुआ करता है. In the same format, local assemblies were there. These included sabhas, which was an assembly of Brahmin landowners. ये किसका था? तो ब्राह्मण लैंड ओनर्स का था. इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ऑलरेडी इट हैज़ बीन आस्क्ड, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा. बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जाता है एंड इवन इन मेनी पीसीएस एग्जामिनेशन. नाउ कंपेयर, आप पढ़ते वक्त कंपेयर किया कीजिए कि इस तरीके से यहाँ पर हु इज़ गिवन बीइंग गिवन द इम्पोर्टेंस, द पीपल हु आर एट द अपर स्टेटा ऑफ सोशल स्टेटस, दैट मीन्स दोज हु आर ब्राह्मण, वो सभा कर रहे हैं. बट नाउ इट इज़ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द राइट ऑफ इक्वालिटी, दैट एवरी पर्सन हु इज एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, they are becoming the part of that Gram Sabha. Coming to the next, this assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agriculture, operation, making roads, local temples. ये क्या कहना चाह रहा है कि directly and indirectly the administrative power is in the hand of the people, those who belong to this social strata. The Ur was the village assembly formed in the areas where landowners were not Brahmins. Ur किनको कहा जाता था? Where there was no Brahmins, और वो village assembly को जहाँ पर जिसमें Brahmin landowner नहीं हुआ करते थे. And the Nagaram was an organization where merchants, मतलब कि ये जो अलग अलग nomenclature कर रखा है, सभा, उर, नगरम. तो सभा में कौन है? ब्राह्मण्स. उर में कौन है? जहाँ पे ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स नहीं है. नगरम में कौन है? मर्चेंट्स. इट इज़ लाइकली टू दैट दिस असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स. सो इनडायरेक्टली क्या जम्सन निकलता है कि दोज हु वर पावरफुल इन विच बेसिस, इन द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल एंड लैंड, वही इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं. आज के उसमें कौन कर रहा है? तो वन हु इज़ पॉपुलर, one who is having monetary strength, despite we say that our nation is democratic, but we in practical, when we see the election process, we find that a lot many money is being invested in election process, which indicates that somewhere the moral of that reality is not at par. Coming to the next, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. Many of these local assemblies continue to function for centuries. That means ये जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल था, that this has followed for centuries. अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल का क्या सिचुएशन था. ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, we can catch an occasional glimpse of the lives of the ordinary people and place and other accounts. Let us look at some of this. Kalidas is known for his plays depicting the life of King's Court. An interesting feature about this place is that kings and most of the Brahmins were shown speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. ये यहाँ पर clearly show करना चाहते थे कि those who are elite, either by in administration or in learning or in other things, they were somewhere very usual to Sanskrit, but at the same time those who were ordinary, they were having the dialects of Prakrit. His most famous play, Abhigyana Shakuntalam, is the story of the love between the two kings named Dushyanta and a young woman named Shakuntala. दुष्यंत और शकुंतला का ये लव स्टोरी है. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. अब तभी हम एक्चुअली फिशरमैन क्या होगा? एक ऑर्डिनरी पीपल होगा. तो देखते हैं उनके बारे में इन्होंने क्या कहा है. A fisherman found a precious ring which the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish. When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft. And the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward to the fisherman. Then the police officer and the gentleman decided to take the share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. So देखें आप लोग किस तरीके से उस समय भी situation almost similar. The Chinese pilgrims Fahy noticed the plight of those who were treated as untouchable by high and mighty. ये क्या पर यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं चाइनीज़ पिलग्रिम्स फाहियान जी कि untouchability was there. By whom? Then high and mighty, that means those who are having upper social strata or those who are having the mighty of military strength or capital strength,
they were expected to live on the outskirts of the city, जिसे हम लोग दक्षिणापंथ के रूप में भी देखते हैं कभी कभी. He writes, if such a man enters to a town or a marketplace, he strikes a piece of wood, or in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him and brushing against him. So this was the severe condition. This is the harsh reality that time was. Just imagine. और आप सोच सकते हैं कि किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस माइंडसेट वाज एट दैट टाइम. इट्स वेरी मतलब कि दर्दनाक सिचुएशन है. खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं. बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थिंग्स हैज चेंज्ड एंड बाणभट्ट provides us with the vivid picture of the king's army and move. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. द किंग्स आर्मी, वहाँ पर आर्मी किस तरीके से ज़रूरत था अकॉर्डिंग टू द नीड. सो दे वर नॉट हैविंग द रेगुलर आर्मी एंड एट द सेम टाइम दे वर नॉट रेगुलरली पेइंग, बट एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द warfare, they were also paying some army personals in regular and revenue of land. उनको लैंड भी दिया जाता था. हम लोग देखते हैं किंग्स आर्मी. द किंग ट्रैवल with an enormous amount of equipments. Apart from the weapons, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden food stools, gold. देख रहे हैं कि किस टाइप के जो ज़रूरतें हैं, राजा अपने ज़रूरत के अनुसार, एलिट ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को रख रहा है. दिस ह्यूज आर्मी वाज अकम्पनीड बाई म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम्स एंड अदर. ये प्रशस्ति की चीज़ें हैं जो चल रहा है. साथ में साथ विलेजेस हैड प्रोवाइडेड द हॉस्पिटलिटी अलॉन्ग विद द वे. दे कम विथ गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स गुड. मतलब कि आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन हम लोग एक बार देख रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स वर गिवन बाय द ट्राइबल्स टू द किंग्स. इन द सेम वे व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स वर बीइंग गिवन बाय द विलेज पर्सन टू द रूलर, यू कैन फाइंड फ्रॉम हेयर. और कंपेयर भी कर सकते हैं. द आर्मी लेफ्ट टू अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड. एलिफेंट ऑफन trampled down the huts of the villages and oxen yoked to the cargo of merchants ran away scared of the trampled. Banvat said the whole world was swallowed up in dust. मतलब सोचिए कि कितना ज़्यादा ये सब चीज़ चलता हुआ कि डस्ट उड़ रहा होगा कि इसमें वो गांव भी दिखाई ना देता हो. इस टाइप की चीज़ें हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं और यहीं पे क्लास ख़त्म हो जा रहा है. डैट मीन्स द कंटेंट हैज़ बिन एंडेड आउट. तो ये इसका मतलब ये है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप अपने रैशनलिटी को इस तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेवलप करके रखें ताकि ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाए आपके रैशनल डेवलपमेंट में, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट अप मेंस एंड एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गिविंग यू एन एज दैट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू. क्योंकि इंटरव्यू में आपको क्या है, यही चीज़ है कि दे विल थ्रो द क्वेश्चन एंड यू हैव टू ultimately within few seconds you have to give the answers. That means your reflexibility should be so that you can reply them within seconds. तो आपको इस चीज़ को समझना है. एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली वाचिंग दिस कंटेक्स्ट. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको विजडमफुली इसको समझने की कोशिश करेंगे. बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग दिस इज़ विजडमफुल लर्निंग. और आप लोगों को अगर ये लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा और भी अच्छे स्ट्रेटजी के साथ मैं इसको लेकर के आऊँगा. एंड होपफुली योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल. थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री.